हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स ऑफ 25 मार्च 2022। आज है फ्राइडे, तो आज है तारीख 25 मार्च 2022 और देखते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। उसी के साथ वीडियो के एंड में एक प्रीवियस ईयर पेपर्स का कुछ एमसीक्यू का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ में इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप क्रैक यूपीएससी विद रोहन। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट आर्टिकल नहीं, करंट अफेयर्स। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अभी इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और ये थोड़ा न्यूज़ में भी था केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसमें बोला गया था कि एक तो हम हमारे एग्ज़ाम के लिए एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। तो ये सेंचुरी है जो इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आती है। इसका एरिया 5520 स्क्वायर किलोमीटर इतना है एंड इट इज़ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एलिफेंट रिजर्व आल्सो। साउथ इंडिया का जो एलिफेंट रिजर्व है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं। तो उसी में उसकी सबसे ज़्यादा तादाद इस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आती है साउथ इंडिया में। और ये केरला की सिर्फ ऐसी सेंचुरी है, इट इज़ द ओनली सेंचुरी ऑफ केरला वेयर साइटिंग्स ऑफ 4 हॉर्न एंटीलोप्स हैव बीन रिपोर्टेड। 4 हॉर्न एंटीलोप्स मतलब क्या? जो 4 सिंग वाला होता है। हम जैसे 12 सिंगा कहते हैं वैसे इसको 4 सिंग होते हैं। 12 सिंगा को 12 हॉर्न एंटीलोप कहते हैं। और इसका और भी एक इम्पॉर्टेंस है कि इसमें बहुत सारे ऐसे यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन एंड सिनेरियस वल्चर्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन द सेंचुरी। और 2 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स जैसे कि रेड हेडेड एंड वाइट बैक्ड वल्चर, ये भी इसमें पाए जाते हैं। वंस कॉमन इन केरला। ये 2 जैसे मैंने बताई, ये जो 2 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स है ये पहले कॉमन थे केरला में, लेकिन अभी बस ये वायनाड प्लेट्यू पर भी सीमित है इसका। The Nagarhole Bandipur Mudumalai Wayanad Forest Complex is also one of the most important tiger habitats। तो ये जो पूरा इसका सेक्शन है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा एग्जैक्टली ये कैसा, इसका लोकेशन कहाँ पर है। द फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ डिवीजन फ्रॉम द मेजर कैचमेंट्स फॉर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द काबिनी रिवर सिस्टम। आपको और एक बात याद रखनी, यूपीएससी हमेशा रिवर्स को लेके क्वेश्चन पूछता रहता है। तो काबिनी रिवर सिस्टम इसका मेन है। वायनाड सेंचुरी अगर कहीं भी दिखे तो काबिनी रिवर के उसके साथ एसोसिएशन है, ऐसे याद रखना है आपको। ये कुछ दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाथियों का झुंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वायनाड सेंचुरी का है। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ इसका लोकेशन। तो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे बोला था ये बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया है। जैसे कि हमने पढ़ा वायनाड सेंचुरी जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आती है और वो है साउथ इंडिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 15th नंबर पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ 18 या 19 बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे इंडिया में। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारा कन्फ्लुएंस है जोग्राफिकल रीजन्स का। बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पर ज़्यादा है। और साउथ इंडिया में भी 4 इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि शेषाचलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादातर एरिया तमिलनाडु में है, लेकिन थोड़ा सा एरिया केरला में भी उसका आता है। देन गल्फ ऑफ मन्नार इज़ देयर इन तमिलनाडु। अगस्त्यमलाई थोड़ा केरला में, थोड़ा तमिलनाडु में आता है। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, यहाँ पर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं है। पंजाब, ये सब एरिया में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज मर्क्यूरी पोल्यूशन। तो आप जीएस पेपर 3 से इसको रिलेट कर सकते हैं। उसमें टॉपिक है कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़। इसको आप सिलेबस देखेंगे तो आपको इस टॉपिक को उससे रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये न्यूज़ में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बीच में? तो अभी बाली कह के एक जगह है इंडोनेशिया में, तो वहाँ पर एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन को हम एनहांस करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, टू कॉम्बैक्ट इलीगल ट्रेड इन मर्क्यूरी। ऐसा दुनिया भर में बोला जा रहा है कि जो मर्क्यूरी का ट्रेड होता है,
मर्क्यूरी जो एलिमेंट है ये एक पोल्यूटेंट है, उसका इस्तेमाल भी बहुत सही किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका पोल्यूटेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसी को रोकने के लिए एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन किया जाने वाला है। तो इसी को लेकर एक कंसेंसस, एक मत बनाने की बात की जा रही है। बाली इंडोनेशिया करके जगह है। इंडोनेशिया का जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट बी विथ मी। और क्या बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने एक मिनीमाटा कन्वेंशन, हम इसको साइन करते हैं, बाली डिक्लेरेशन ऑन कॉम्बैक्टिंग ग्लोबल इलीगल ट्रेड ऑफ मर्क्यूरी। इसको लेकर हम एक कमिटमेंट अपना जताते हैं। आपको ये बात बहुत ज़्यादा याद रखनी है, मिनीमाटा कन्वेंशन। मिनीमाटा कन्वेंशन बस आपको पूछेंगे इस किससे रिलेटेड है, कौन से पोल्यूटेंट रिलेटेड। मिनीमाटा कन्वेंशन इज इक्वल टू मर्क्यूरी पोल्यूशन। यम, मिनीमाटा का यम और मर्क्यूरी का यम आपको ऐसे याद रखना है। मैं भी ऐसे याद रखता था, यूपीएससी ने सवाल पूछे इस पर। आप देख सकते हैं यहाँ से मर्क्यूरी पावर प्लांट्स के थ्रू आ रहा है, फिर उसका वो फिर कोई वाटर बॉडी इकोसिस्टम में डिज़ोल्व होगा, वहाँ पर पोल्यूशन फैलाएगा, फिर वही पोल्यूशन इंसान के अंदर भी आ जाएगा। तो ऐसे ये पूरा टोटल एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। इंडोनेशिया का पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन। तो ये रहा इंडोनेशिया का, ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है। इंडोनेशिया में ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है 3 आइलैंड, आपको ध्यान में रखना है। ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं सुमात्रा आइलैंड, देन उसके नीचे जकार्ता है, और फिर बोर्नियो का एक बड़ा आइलैंड है। ये 3 आइलैंड इंडोनेशिया का ज़्यादातर एरिया कैप्चर करते हैं। उसके बाद में थोड़ा राइट में देखेंगे सुलावेसी आइलैंड भी है वहाँ पर, ब्रुनेई करके एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और सिंगापुर, मलेशिया ये इसी रीजन में, थाईलैंड वगैरह इसका इम्पोर्टेंट है। एक आइलैंड कंट्री आप इसको जान सकते हैं। और जो कुछ भी सी लेवल का राइज वगैरह ये सब आजकल हो रहा है, ग्लोबल पोल्यूशन, सी लेवल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका असर इन कंट्रीज़ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एरिया सबमर्ज होगा तो वो इन्हीं कंट्री का होगा। उसके साइड में पापुआ न्यू गिनी वगैरह ये सब आइलैंड आपको दिखाई पड़ेंगे। ऊपर फिलीपींस है, उसके थोड़ा बाजू में ही जो इंडोनेशिया साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में भी बहुत उसका रोल प्ले करता है। मर्क्यूरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मर्क्यूरी एग्जैक्टली क्या है कि इसके सोर्सेस मैं आपको बताता हूँ। एक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है जो कि हवा में भी पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है। फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल एंड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब क्या, जो अगर पत्थर पड़ा है तो उस पर इरोजन होगा, उसका डिकम्पोजिशन मतलब ये टूटने लग जाएगा। इसको टूटने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन वो टूटता है, उसकी मिट्टी बनती है। मिट्टी कहाँ से बनती है? पत्थरों से ही मिट्टी बनती है। तो वेदरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? हवा होती है, पानी होती है, ऐसे सब। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, जियोथर्मल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, इसके थ्रू मर्क्यूरी का रिलीज़ होता है। और मर्क्यूरी का रिलीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी होता है। MCQ स्टेटमेंट में बात बोल सकते हैं, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से मर्क्यूरी का रिलीज़ होता है? तो डेफिनेटली होता है। एंड मर्क्यूरी में हैव टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द नर्वस, डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम एंड ऑन लंग्स, किडनी, स्किन एंड आइज। इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और सबसे बड़ा एक खतरा क्या है कि जो मर्क्यूरी है वो एक केमिकल मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक टॉप 10 केमिकल्स ग्रुप्स में शामिल किया है जो पब्लिक हेल्थ के कंसर्न्स में आते हैं। ये मिनीमाटा डिसीज़ मैंने जैसे बताया आपको, मिनीमाटा कन्वेंशन भी उसी से रिलेटेड है। मिनीमाटा डिसीज़ मतलब मर्क्यूरी की वजह से होने वाला डिसीज़। ये मिनीमाटा बे जापान, मिनीमाटा मतलब एक जापान में करके एक जगह है, वहाँ से वो डिसीज़ ओरिजिनेट हुआ था, तो उसी को लेकर इसका नाम मिनीमाटा रखा गया था। मिनीमाटा कन्वेंशन में के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ये ग्लोबल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी एंड इट्स कंपाउंड्स। इसको एग्री किया गया था 5th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। 2013 में इसको एग्री किया था, एंड इसको फोर्स में लाया गया था 2017 में, 4 साल बाद। और कंट्रोलिंग द एंथ्रोपोजेनिक
releases of mercury throughout its life cycle is one of the key obligations under the convention. और एक ये यूएन की ट्रीटी है मिनीमाटा कन्वेंशन, ये एक बात आपको याद रखनी है। और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है इस कन्वेंशन को, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली मिनीमाटा कन्वेंशन को लेकर अगर 3 या 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा तो डेफिनेटली तीसरे या चौथे नंबर पे ये स्टेटमेंट होगा, इंडिया हैज़ रेटिफाइड द कन्वेंशन, तो सही हो जाएगा। इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन तो गलत हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। आपको मैं वही बता रहा हूँ, आप डेली करंट अफेयर्स ये वीडियोस देखते रहिए। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एग्जैक्टली हाउ यूपीएससी आस्क द क्वेश्चन। मैंने पूरा इतने सेल्फ स्टडी से इसको इतना एक्सपोज किया है यूपीएससी को कि मुझे डेफिनेटली 100% पता है यूपीएससी कैसे आपके साथ गेम के प्ले करती है। द नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज स्वच्छ भारत मिशन। अभी दिन में तो 100 करंट अफेयर्स आते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 5 या 6 ही लेके आता हूँ जिस पर एमसीक्यू यूपीएससी बनाता है, बाकी के इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देखते हैं। ये आप जीएस पेपर 2 इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। टॉपिक उसमें है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पावर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अभी पार्लियामेंट में क्या होता कि अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज, उन्होंने बोला है कि बस 12% ऐसे विलेजेस हैं जिनको टारगेट दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इस साल, तो सिर्फ 12% ऐसे विलेजेस हैं जिसने अपना गोल कंप्लीट किया है ये सेकंड फेज़ ऑफ स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। तो ये बहुत चिंतित बात है, मतलब बस 12% इफिशियंसी है। तो इसी को लेकर इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया। अभी थोड़ा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, एक थोड़ा टाइमलाइन के बारे में आपको बताता हूँ। ये आपके लिए मैंने खास स्नैप लिया है कहीं से। 2014 में क्या होता, स्वच्छ भारत मिशन का लॉन्च किया गया था और उसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हम इंडिया को ओडीएफ फ्री बनाएंगे। ओडीएफ फ्री, ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओपन डेफेकेशन फ्री, मतलब जो खुले में शौच होता है उसको ओपन डेफेकेशन बोलते हैं। तो उसको ओपन डेफेकेशन फ्री इंडिया को हम बनाएंगे 2019 तक। तो फिर वो तो लॉन्च कर दिया, लेकिन 2015 में उसने गवर्नमेंट ने एक और प्लान लॉन्च किया अमृत कह के, और उसका ऑब्जेक्टिव रखा जो 500 जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उनको बेसिक सिविक अमेनिटीज़ अर्बन एरिया में प्रोवाइड की जाएंगी। और फिर 2019 में 19 में उन्होंने 2014 में वो जो अपना प्लान बनाया था, एम रखा था, वो उन्होंने 2019 में कंप्लीट किया। इंडिया अचीव्स 100% ओडीएफ फ्री स्टेटस, ये न्यूज़ में भी था। और 2021 में उन्होंने और एक प्लान अपना लॉन्च किया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, मतलब अर्बन 2 and Amrut 2 launched to make 100% garbage free cities and ensure 100% water supply। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि इसका एक मेन मकसद क्या है, टू मेक ऑल सिटीज़ 100% गार्बेज फ्री फ्रॉम करंट 70%। वो बोलते हैं 70% अभी फ्री गार्बेज फ्री है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, सबको पता है। एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज़ अदर दैन दोज कवर्ड अंडर अमृत। मेक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ एज ओडीएफ प्लस, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ये उसका और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वर्जन है ये सब। और ये 3 R's जो होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, इनको भी अच्छे से सोर्स का सेग्रीगेशन और ये 3 प्रिंसिपल का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, इस बात की यहाँ पर चर्चा हो रही है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड रिमेडिएशन ऑफ लेगेसी डंप साइट्स फॉर इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बस एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी गई। आपको कमेंट करके बताना है, आपको खुद गूगल सर्च करना है कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं, तो उनमें से कौन सा गोल जो है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। जब आप खुद से ये एक्टिविटी एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको कमेंट करना है। देन स्वच्छ भारत मिशन इज़, इसका ये आप इमेज देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे। अब वर्ल्ड वाटर डे तो था 22 मार्च को, आज है 25 मार्च, तो 3 दिन बाद क्यों? तो इसी को लेकर एक वर्ल्ड वाटर डे हुआ, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन इसके बारे में एक नया रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, तो मुझे लगा ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हैं। और जो इसका स्टैटिस्टिक्स भी मैंने ये इमेज लगाई,
54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। तो ऐसा न्यूज़ मतलब एक MCQ बना था 2020 में, वो एक्सप्लॉयटेड वाटर डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में उन्होंने सवाल पूछा था। मैं आपको दिखाता हूँ वो सवाल लास्ट में, एंड में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे की इस बार की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और UN एवरी ईयर जो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डे के दिन पर। आपको बस याद रखना है कि इस बार की वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। थीम पूछते हैं, जैसे ओलंपिक्स की थीम पूछी थी 2021 के प्रीलिम्स में। देन 5th इज़ मिड डे मील स्कीम। आप GS पेपर 2 से इसको रिलेट कर सकते हैं। और ये टॉपिक कौन सा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है? तो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, उन्होंने वेंसडे को बोला, मतलब कल, कि उन्हें एक स्ट्रांग डिमांड रखी पार्लियामेंट में कि जब अभी स्कूल्स फिर से शुरू हो रहे कोरोना के बाद, पैंडमिक को हम थोड़ा अभी स्कूल्स वगैरह सब शुरू करें, तो मिड डे मील्स की जो स्कीम है उसको भी अच्छे तरह से ओपनिंग मिले, ऐसी उन्होंने बात रखी है। अब मिड डे मील स्कीम के बारे में आपको बताता हूँ। मिड डे मील मतलब, मिड डे मतलब दिन के बीच में जो मील मिलती है बच्चों को, हम सबको पता है, हमें भी मिली है। तो ये स्कीम क्या करते हैं, गारंटीज 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स अंडर, मतलब इसके स्कीम के अंदर मतलब एक न्यूट्रिशनल डाइट मिलता है बच्चों को। और वो कौन से बच्चों को मिलता है, अप टू क्लास 8। आपको पता होगा, अगर आप 9वीं में थे तो आपको ये वो जो राइस वगैरह जो कुछ भी टेस्टी हमारा स्कूल का फूड था, वो 9th क्लास के बच्चों को हमें नहीं मिलता था, बस 8 तक ही मिलता था। और हम वंडर करते थे कि यार हमको क्यों नहीं मिलता। तो वो इसी की वजह से था, क्योंकि वो रूल था बस क्लास 8 तक के ही बच्चों को ये सब न्यूट्रिशनल डाइट मिलेगा। और एटलीस्ट साल में 200 डेज तक मिलेगा, क्योंकि संडे वगैरह ये सब काउंट नहीं होते थे वो छोड़ के। अब आपको एक बात न्यूज़ में बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो स्कीम है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। वो डेफिनेटली MCQ अगर इस पर बनाएंगे तो डेफिनेटली बोलेंगे ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर कोई और मिनिस्ट्री दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसे करके बोलेंगे। तो ये स्कीम जो थी ये लॉन्च की गई थी 1995 में, और उसका नाम तब था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आपको बताता हूँ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है, फ़र्क है। तो 2004 में इस स्कीम का उसको फिर से रिलॉन्च कर दिया गया, उसको नाम दे दिया गया मिड डे मील स्कीम। एंड ये स्कीम इज़ कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप मेंस आंसर राइटिंग में अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ है तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 साल के साथ अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा इम्प्रेसिव आंसर बन जाता है। ये फूड नॉर्म्स कुछ बताए जा रहे हैं अंडर मिड डे मील स्कीम के। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस प्राइमरी क्लासेस और अपर प्राइमरी क्लासेस में कितना वो मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, एंड ऑयल्स एंड फैट्स तो डेफिनेटली वहाँ पर रहेगा कुक्ड फूड के अंदर। बहुत सारे जो IAS ऑफिसर्स होते हैं फील्ड विजिट्स करते हैं, मिड डे मील स्कीम का रोस्टर चार्ट वगैरह ये सब चेक करते हैं, रेड्स वगैरह होती है, आप देखते रहते होगे। तो वही बात की गई है। अब एक प्रीवियस ईयर MCQ को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो 2021 में ये क्वेश्चन आया था 2021 के प्रीलिम में। फर्स्ट स्टेटमेंट, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल इन वाटर्स। Second statement, India has received licenses for seabed mineral exploration in international waters. Rare earth minerals are present on sea floor in international waters. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो किसको पता होगा कि ये ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट करता है जो सब इंटरनेशनल वाटर्स में माइनिंग करने के लिए। चलो मान लेते हमको ये पता नहीं, बढ़ते आगे सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो डेफिनेटली इंडिया का जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, इंडिया के पास लाइसेंस है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना
7,000 के 7,000 से 8,000 के बीच में कुछ किलोमीटर की भी उसकी कोस्ट लाइन है, डेफिनेटली उसका लाइसेंसेस तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो दो स्टेटमेंट सेकंड इज़ वेरी कॉमन, तो ए बी या डी में से आंसर होगा, सी तो नहीं होगा। और आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए, बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है, बोला है बस रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। डेफिनेटली वाई नॉट, कौन बोल सकता है। ये स्टेटमेंट नेगेटिव या फिर रॉन्ग कब हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। आप स्टेटमेंट को फील कीजिए, इसको रॉन्ग मैं बना कर दिखाता हूँ। रेयर अर्थ मिनरल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। अगर कोई आए और मैं वो मुझे बोलता है, अगर मैं एग्जामिनर हूँ, रेयर अर्थ मिनरल्स वो तो प्रेजेंट है, चलो मैं दिखाता हूँ सी फ्लोर के अंदर, तो डेफिनेटली मैं गलत ठहरूँगा। तो ऐसे एग्जामिनर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाएगा कि वो प्रॉब्लम में आ सकता है। वो डेफिनेटली एक तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट बनाएगा या फिर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज़ वेरी जेनरिक। अब तो हमने सी ऑप्शन एलिमिनेट किया था, तो फिर हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो फिर ऑप्शन बी या फिर डी में से ऑप्शन होगा। और हमें और एक बात याद रखनी है, जब भी यूपीएससी कोई ऐसी बॉडी या फिर कमीशन या कोई मिनिस्ट्री ऐसे अगर इसका जिक्र होता है तो वो डेफिनेटली उसने वो चेंज कर दिया होता है। तो ग्लोबल ओशन कमीशन वो नहीं था, वो ग्रांट नहीं करता है लाइसेंस, उसके जगह एक कोई और बॉडी है। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड और सही ऑप्शन था बी 2 एंड 3। तो ऐसे करके आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं डेली आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स बताऊंगा। यूपीएससी में 100 से अगर 100 MCQ आते हैं तो मैं तो बोलूँगा 40 MCQ तो टोटल ट्रिक के ऊपर, हैक के ऊपर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू दिस, थोड़ा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें और इनकरेजमेंट चाहिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपके लिए। सो विश यू वेरी गुड डे, मेक योर डे प्रोडक्टिव, और लाइक कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।